10 नवंबर 2023 को राज्यसभा सदस्य और गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन श्री बृजलाल ने उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित 3 रिपोर्ट सौंपी। इसमें शामिल था भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस 2023 पर 246वीं रिपोर्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर 247वीं रिपोर्ट तथा भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर 248वीं रिपोर्ट। उपरोक्त तीनों रिपोर्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित 3 महत्वपूर्ण कानूनों अर्थात इंडियन पेनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह नई दंड संहिता, दंड प्रक्रिया तथा साक्ष्य विधि को पुनर्स्थापित करने से संबंधित था, जिसका मुख्य उद्देश्य इस समिति के अनुसार औपनिवेशिक युग के 150 वर्ष पुराने कानूनों को बदलकर देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंसार, स्कूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। देश में लागू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव के शुरुआती संकेत साल 2019 में ही मिल गए थे, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अंग्रेजों के समय के बनाए गए जितने भी कानून जिस भी विभाग में हैं, उनको आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाया जाना चाहिए। पुनः साल 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल की यात्रा को देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण करार दिया। वर्तमान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित 3 पुराने कानूनों को नए रूप में लाने की कवायद करके प्रधानमंत्री के उस आह्वान को अमली जामा पहनाने का यह सफल प्रयास कहा जा सकता है। वर्तमान हुकूमत ने इसे जस्टिफाई करते हुए माना है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर के जो कानून अंग्रेजी शासन के दरमियान बनाए गए थे, वे अपनी शासन को मजबूत बनाने और उसे ताकतवर रखने के मकसद से ही तैयार किए गए थे तथा इसका लक्ष्य लाभ देना नहीं बल्कि सजा देना था। मई 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 कानूनों में परिवर्तन सुझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े पुराने तीनों कानूनों इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तथा इंडियन एविडेंस एक्ट को नए दौर में नया शक्ल देने के लिए विचार विमर्श का 4 साल तक लंबा दौर चला। सरकार द्वारा जैसा बताया गया है कि इस हेतु सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के साथ ही तमाम सांसदों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से रायशुमारी की गई तथा साथ ही देश के विभिन्न न्यायिक अकादमियों, विधि विश्वविद्यालयों के साथ जनता ने भी नए कानूनों को लेकर अपने सुझाव दिए और इन सुझावों के बाद अंततः तय हुआ कि इंडियन पेनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस 2023, सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात बीएनएसएस 2023 तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक अर्थात बीएसबी 2023 स्थापित किया जाएगा। तमाम प्रक्रियाओं, सुझावों, सुधारों तथा वाद विवाद से गुजरते हुए ये तीनों बिल अर्थात बीएनएस, बीएनएसएस तथा बीएसबी अब लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित हो चुका है। देखिए, अब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही ये जो पुराना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ा हुआ तीन कानून है वह ख़त्म हो जाएगा तथा
जो नया कानून है वह लागू हो जाएगा। देखिए, एक जानकारी आपको दे दूं कि जिस समय लोकसभा में यह बिल पास हुआ, वास्तव में विपक्ष के लगभग 100 सांसद संसद से निष्कासित थे, जो भारत के संसदीय इतिहास की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है कि इतने महत्वपूर्ण बिल जिस पे एक स्वच्छ डिबेट होना चाहिए था, उस समय विपक्ष के लगभग 100 सांसद लोकसभा से तथा लगभग 46-47 सांसद राज्यसभा से निष्कासित कर दिए गए थे। लोकसभा तथा राज्यसभा से सांसदों को क्यों निष्कासित किया गया, कौन से कारण थे निष्कासित किया गया, इसे तय करने का पूरा अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति का है। वही तय करते हैं कि किसी सदस्य को निष्कासित किया जाना चाहिए या नहीं निष्कासित किया जाना चाहिए। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े ये तीनों नए कानून क्या वास्तव में जिसे पूर्व का औपनिवेशिक कानून बताया गया है, अर्थात इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तथा इंडियन एविडेंस एक्ट, क्या यह उससे सरल, लचीला, कठोर या नाम के मुताबिक न्यायप्रद है? इसे इसके लागू होने तथा इसके क्रियान्वयन पर ही पता चल सकेगा। लेकिन इसके पूर्व आइए, जो बिल पास हुआ है, जो कानून पास हुए हैं, उसको पढ़ने से हमें बहुत सारा आइडिया लग गया है या बहुत सारी बदलावों को हम जान सकते हैं कि इसमें मुख्य बदलाव क्या क्या किए गए हैं, अर्थात इसकी ड्राफ्टिंग कैसी है तथा इस नए कानून में मुख्य बदलाव क्या क्या किए गए हैं। तो 3 कानून है। पहला है बीएनएस, दूसरा है बीएनएसएस तथा तीसरा है बीएसबी। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन पेनल कोड जो 1860 था, उसकी जगह जो भारतीय न्याय संहिता लाई गई है, उसमें इसमें क्या अंतर है, क्या बदलाव मुख्यतया किए गए हैं। देखिए, पहले जो पेनल कोड था उसका नाम था इंडियन पेनल कोड 1860। अब इसका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस 2023। इंडियन पेनल कोड जो अभी लागू है उसमें 511 धाराएं हैं। अभी जो नया बीएनएस आया है इसमें 358 धाराएं हैं। जहाँ तक अध्याय की बात है, चैप्टर की बात है, इंडियन पेनल कोड में कुल 23 चैप्टर थे। जो बीएनएस है अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें कुल 20 अध्याय हैं अर्थात 20 चैप्टर हैं। देखिए, इसके साथ साथ 31 नए अपराधों को नए कानून अर्थात बीएनएस की परिधि में लाया गया है। साथ ही साथ 41 अपराधों में कारावास की सजा को बढ़ा दी गई है। 82 अपराधों में जुर्माना अर्थात पेनाल्टी बढ़ाई गई है तथा 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही 6 अपराधों में दंड के रूप में सामुदायिक सेवा अर्थात कम्युनिटी सर्विस को रखा गया है। 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। देखिए, इसके अतिरिक्त जो इसमें मुख्य प्रावधान और नए जोड़े गए हैं या स्पेशली किए गए हैं, उसको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन पेनल कोड की धारा 124A को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी कई निर्णय आ चुका है। इस बीएनएस में धारा 124A जो राजद्रोह से संबंधित था उसे खत्म कर दिया गया है, परंतु इसी से मिलता जुलता देशद्रोह शब्द 152 धारा 152 में स्थान दिया गया है। दूसरा जो मुख्य बदलाव इसमें हुआ है, मॉब लिंचिंग को अपराध बनाया गया है तथा इसके लिए आजीवन कारावास तथा फांसी की सजा या फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। आतंकवाद के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। आतंकवादी कृत्यों के संबंध में दंड का प्रावधान करने के लिए
धारा 113 यानी बीएनएस की धारा 113 में प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित जो पहले लॉ था वह यूएपीए था। ये यूएपीए का क्या होगा आगे तय होगा। इसके साथ ही महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा का विशेष प्रावधान किया गया है और इनके खिलाफ यौन अपराध, हत्या के अपराधों को प्राथमिकता में रखा गया है। साथ ही साथ हिट एंड रन के मामलों में भी विशेष प्रावधान किया गया है और इसके साथ ही जो संगठित अपराध होते हैं, संगठित अपराधों के संबंध में धारा 111 यानी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में विशेष प्रावधान किया। पहले 19 अपराधों में भगोड़ा घोषित किए जाने से संबंधित प्रावधान था। अब लगभग 120 आपराधिक मामलों में भगोड़ा घोषित किए जाने के संबंध में प्रावधान कर दिया गया है। ये तो मुख्य बदलाव जो बीएनएस के हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किए गए हैं, वे हो गए। दूसरा है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसकी जगह जो नया बीएनएसएस लाया गया है उसमें कौन से मुख्य बदलाव किए गए हैं, क्या मुख्य परिवर्तन किया गया है, आइए हम इसको देखते हैं। देखिए, पहले जो प्रोसीजरल लॉ था उसका नाम दंड या आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 था, जिसे सीआरपीसी 1973 जो ओरिजिनली 1898 में इनेक्ट हुआ था, उसकी जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात बीएनएसएस 2023 स्थापित हुआ है, लाया गया है। जहाँ तक धाराओं की बात है, जो सीआरपीसी 1973 था उसमें 484 धाराएं, जो बीएनएसएस है उसमें कुल धाराएं बढ़ करके 531 हो गई हैं। जहाँ तक अध्याय की बात है, सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय थे, जो बीएनएसएस है उसमें कुल अध्याय 39 हो गए हैं। इसके साथ साथ जो मुख्य परिवर्तन किए गए हैं, जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, वो कौन कौन से मुख्य बदलाव हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि 177 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं तथा 39 नई उपधारा इसमें जोड़ दी गई है। साथ ही 44 नया स्पष्टीकरण और प्रोविजो जोड़ा गया है। 35 धाराओं में टाइमलाइन को ऐड कर दिया गया है और 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो मुख्य रूप से बदलाव किए गए हैं वे क्या क्या हैं, उस पर एक हाईलाइट्स आपको बता दें कि जो एफआईआर के संबंध में एक बड़ा बदलाव किया गया है। एफआईआर अधिकतम 3 दिनों में अब दर्ज होगी, लेकिन अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें सज़ा 3 से 7 साल तक की है, उसमें प्री इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान कर दिया गया है। और अगर प्री इन्वेस्टिगेशन का कोई मामला है तो ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज करने की जो समय सीमा है उसे 14 दिन कर दिया गया है। देखिए, चार्जशीट दाखिल करने की समय अवधि में भी बदलाव कर दिया गया है। जो अधिकतम समयावधि 90 दिन हुआ करती थी, जिसमें तमाम कैलकुलेशन थे, तमाम प्रक्रिया थी, उसके बाद 90 दिन होती थी, अब इसको बढ़ा करके कुल 180 दिन कर दिया गया है। यानी हर हाल में किसी भी तरह का मामला हो 180 दिनों के अंदर चार्जशीट को फाइल करना होगा। साथ ही साथ प्ली बार्गेनिंग का जो प्रावधान था उसमें भी एक बदलाव कर दिया गया है। जहाँ तक भगोड़ों की अनुपस्थिति में ट्रायल चलाने की बात है, उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। अब ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई भगोड़ा है, भारत से अपराध करके वह विदेश में जाकर छिप गया है, बैठ गया है, तो उसकी अनुपस्थिति में भी उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है वह चलाई जाएगी तथा उसे अभियोजित और दंडित किया जा सकेगा। देखिए, एक बड़ा बदलाव दया याचिका के संबंध में भी कर दिया गया है। साथ ही साथ ईएफआईआर तथा जीरो एफआईआर के संबंध में अब स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। यानी अब ईएफआईआर भी दर्ज कराया जा सकता है और जीरो एफआईआर भी दर्ज कराया जा सकता है। इसके संबंध में पहले स्पष्ट प्रावधान नहीं था
यानी लिखित रूप में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब सीधा सीधा प्रावधान इसमें कर दिया गया है। साथ ही साथ सज़ा माफ़ी के संबंध में जो प्रावधान था सीआरपीसी में, उसमें भी एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यानी बीएनएसएस में सज़ा की माफ़ी के संबंध में जो प्रावधान किया गया है, उसमें जहां तक मृत्युदंड का मामला है, अगर कोई व्यक्ति मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी सज़ा को कम की जाती है तो उसे कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा देनी होगी। साथ ही साथ अगर आजीवन कारावास की सज़ा किसी मामले में दी गई है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी सज़ा को माफ़ की जाती है तो कम से कम 7 साल की सज़ा उसे भुगतनी होगी, 7 साल से कम नहीं हो सकता है। और अगर 7 साल से अधिक का कारावास किसी को मिला है और उसकी माफ़ी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम उसे 3 साल की सज़ा भुगतनी होगी। यह भी एक प्रावधान कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह जो नया कानून आया है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह जो भारतीय साक्ष्य विधेयक BSB 2023 लाया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मोटी मोटा क्या परिवर्तन है, पहले यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, अब यह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 है। पहले इसमें 167 धाराएं थीं, अब धाराएं बढ़ गई हैं, कुल धाराएं अब 170 हो गई हैं। जहां तक अध्याय की बात है, चैप्टर की बात है, पहले भी 11 चैप्टर थे और अब भी 11 चैप्टर हैं। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में भी 11 चैप्टर थे और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में भी 11 चैप्टर हैं। देखिए, 24 धाराएं बदली गई हैं। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई धाराओं को जोड़ा गया है तथा 6 उपधाराओं को जोड़ा गया है और साथ ही साथ 6 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ जो जहां तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज में शामिल कर लिया गया है तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी इस भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में विशेष स्थान दिया गया है। देखिए, यह एक मोटी मोटा पिक्चर है जो बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत करता है, परंतु यह कानून कठोर है या नाम के अनुसार न्यायप्रद है, यह हम तभी जान पाएंगे जब यह क्रियान्वयन में आएगा, अर्थात जब यह लागू होगा। लेकिन जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के इसका जो ड्राफ्ट है वो हमारे सामने है, उसको पढ़ने से कुछ बिंदुओं को हम समझ सकते हैं और उसमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिसको पढ़ने से आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि यह जो नया कानून है वह कठोर है, नम है, न्यायप्रद है, क्या है, आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो आपको कुछ बिंदुओं को प्राइमा एसी जरूर पढ़ना चाहिए। पहला है पुलिस कस्टडी से संबंधित जो प्रावधान है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो पुलिस कस्टडी होती है उसके संबंध में जो प्रावधान है उसे हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। दूसरा, जो UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो लागू था, चूँकि UAPA को अब इसी जो भारतीय न्याय संहिता में ही स्थान दे दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में UAPA का क्या होगा, इसके संबंध में थोड़ा सा हमें पढ़ना चाहिए। तीसरी बात यह है कि FIR के संबंध में जो प्रावधान किया गया है उसको भी हमें पढ़ना चाहिए। खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ललिता कुमारी तथा DK बसु के मामले में जो गाइडलाइन दिया था, क्या इस नए कानून में उस गाइडलाइन के अनुसार प्रावधान किया गया है कि नहीं किया गया है, इसे भी हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इसके साथ विटनेसेस स्टेटमेंट जो होते थे, जो विटनेस स्टेटमेंट देते थे, जो ओ रिकॉर्ड होता था, उसके संबंध में क्या प्रावधान है, इसका भी अध्ययन हमें करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह का प्रावधान किया गया है। साथ ही जो लीगल एड संबंधी प्रावधान है इसका को भी हमें देखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धारा 124 से जो राजद्रोह से संबंधित था उसे चूँकि निरस्त कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है और उसी से मिलता जुलता प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152 में किया गया है, जिसे नाम देशद्रोह दिया गया है। इसको भी हमें पढ़ करके कुछ बातों को समझना चाहिए। देखिए, ये कानून सख्त है, ये कानून नम है, न्यायप्रद है। इसको पढ़ने के बाद, इसके लागू होने के बाद ही जब यह क्रियान्वित होगा तभी हम जान पाएंगे। फिलहाल अभी इसका एक मोटी मोटा यह आउटलाइन है, मोटी मोटा यह पिक्चर है। जो भी हो, पुराने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित जो 3 कानून थे, उनके स्थान पे नए 3 कानून लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित हो चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति यानी सिग्नेचर के साथ यह भारत सरकार के राजपत्र में गजट होगा और इसको लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी आज जिस मैं वीडियो में शूट कर रहा हूँ, यह अभी लागू नहीं किया गया है। देखिए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित जो भी कानून होता है, वह लोगों के राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी से सीधे सीधे जुड़ा होता है। हमें उम्मीद है कि सरकार ने जो भी कानून बनाया होगा वह अच्छा होगा, बेहतर होगा और लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया होगा। बाकी कानून लागू होने के बाद ही पता कर जान पाएंगे हम कि यह कितना न्यायप्रद है, कठोर है, नम है, क्या है। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।